हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास, जिसमें हम देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन। सो गाइस, प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन में हम पढ़ रहे थे फ्लैंडर को। सो फ्लैंडर को आज के इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सो अतः क्रिया विश्लेषण से रिलेटेड ये क्लास होगा, जिसमें आप फ्लैंडर को पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अतः क्रिया विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस। सो इंटरेक्शन एनालिसिस से अतः क्रिया विश्लेषण क्या होता है, आप सभी को पता है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके तोड़कर समझना, तो उसको हम विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। अब अतः क्रिया यानी कि एक जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कक्षा कक्ष में यानी कि क्लास में छात्रों के बीच किए जाने वाले शैक्षणिक कार्य व्यवहार को अतः क्रिया कहा जाता है। यानी कि जो भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में टॉक होता है क्लास में, उसको हम अतः क्रिया विश्लेषण कहते हैं। जब उसका हम विश्लेषण करेंगे बेसिकली कि लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे इस क्लास में मैं और आपके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको हम इसका जब विश्लेषण करते हैं तो उसको अतः क्रिया विश्लेषण कहते हैं। सो कक्षा कक्ष में शिक्षक का शैक्षणिक व्यवहार, कार्य व्यवहार शाब्दिक एवं अशाब्दिक दो रूपों में हो सकता है, किंतु इसमें से जब शिक्षा के शाब्दिक कार्य व्यवहार या अतः क्रिया को विधिवत निरीक्षण करके उसके अंक प्रदान करके एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ब्यौरा तैयार किया जाता है, तो उसे शैक्षणिक व्यवहार का विश्लेषण अथवा अतः क्रिया विश्लेषण कहते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में मैंने स्टूडेंट से कहा कि बैठ जाइए, ठीक है, सारे लोगों को नहीं खड़ा होना है, तो ये तो एक इंटरेक्शन हो गया, एक उनको इंस्ट्रक्शंस दिया, अनुदेशन की दिया कि आप बैठ जाइए, मैंने उनको ऐसी आज्ञा दी। लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का छात्र ने उत्तर दिया, उसके ऊपर मैंने बस बच्चे के साथ डिस्कस किया कि ये प्रश्न आपके दिमाग में कहाँ से आया, इसका उत्तर ये भी हो सकता था। तो इस तरह से जब एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सुव्यवस्थित ब्यौरा तैयार किया जाएगा, ठीक है, कि मुझसे क्लास में बच्चे ने क्या पूछा, मैंने उसे क्या कहा, और ये कैसा होना चाहिए, शाब्दिक कार्य व्यवहार यानी कि शब्दों में। ठीक है, टीचर दो तरह से बात कर सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में जो शब्दों में कहा जाता है उसको हम वर्बल बिहेवियर बोलते हैं, और जो बिना शब्दों के इशारों में कहा जाता है उसको नॉन वर्बल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह की बात होती है। लेकिन जब शाब्दिक व्यवहार को सिर्फ हम एक सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक ब्यौरा तैयार करके काम करते हैं, तो उस तरह के शैक्षणिक व्यवहार को उस व्यवहार के विश्लेषण को हम अतः क्रिया विश्लेषण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्लास नोट्स दिए, ठीक है, और इन नोट्स के ऊपर कहा आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये शैक्षणिक है, शाब्दिक है। और इसका जब विश्लेषण किया जाएगा कि टीचर ने अपने स्टूडेंट से क्या क्या बात की या स्टूडेंट ने क्या क्या रिप्लाई किए, तो उसको हम अतः क्रिया विश्लेषण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेक्शन एनालिसिस या अतः क्रिया विश्लेषण क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें कक्षा में घटित क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन होता है। इस विधि की सहायता से कक्षागत सभी क्रियाओं एवं व्यवहारों का निरीक्षण करके अंकन किया जाता है। तो अगर कोई वैज्ञानिक विधि किसको कहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि वो विधि हो जाएगी जिसमें कोई भी चीज़ कैसी है, सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा है कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सिस्टमेटिक है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों में ऑब्जेक्टिविटी है, जिसका हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसी तरह से इंटरेक्शन जो एनालिसिस है वो भी कैसी है, एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, क्लास में होती है। तो इस विधि की सहायता से बच्चों की जो भी क्रियाएं हैं, बच्चा क्या क्रिया कर रहा है और उसका व्यवहार क्या है, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और साइंस में भी क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और उसके आधार पर हम क्या देते हैं, उसे अंक देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक पौधा है, ठीक है, सपोज ये एक पौधा है, इस पौधे में हम डेली क्या करते हैं, एक खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, ये इसकी जड़ों में। और ये डालने के बाद हमने एक चार्ट बना लिया
कि डे 1 में इसकी हाइट इस खाद को डालने के बाद कितनी बढ़ी, ठीक है, दूसरे दिन इसकी हाइट कितनी बढ़ी। तो ये खाद हम डेली डाल रहे हैं, तो ये खाद डेली डालने से इसकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ रही है। तो आपने क्या किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने क्या दे दिए, इसको अंक दे दिए। तो आपने एक चार्ट बना लिया कि 1 सप्ते में ये खाद डालने से पौधे की जो हाइट है वो 2 इंच आगे बढ़ गई। तो ये आपका क्या निकला, एक विश्लेषण करने के बाद रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये अतिक्रिया हो रही है। अतिक्रिया क्या है कि पौधे में डालना, पौधे का बढ़ना, उसका विश्लेषण करना। सो ये पूरा जो प्रोसेस है एक अतिक्रिया। अब इसको देखिए, समझिए, हम समझते हैं कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में क्या होगा। ये एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट को, दोनों की शक्ल सेम बन गई। इस स्टूडेंट को जो टीचर है वो क्या करता है, डेली पढ़ा रहा है, समझा रहा है टॉपिक को, और मैथ नहीं आता था इसको। सपोज उस टीचर ने डेली इसको 1 महीने तक मैथ पढ़ाया, और मैथ पढ़ाने के बाद उसका डेली टेस्ट हुआ। डेली टेस्ट होने के बाद फिर उसका यूनिट का टेस्ट हुआ, फिर हमने मंथ में जाके उसका एक लास्ट टेस्ट ले लिया, और उस टेस्ट में उसका कितना स्कोर आया और पहले के टेस्ट में उसका कितना स्कोर आया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अंकन दे सकते हैं, यानी कि हम उसका मापन कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इस टीचर और इस स्टूडेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, इसके आधार पे जिस पद्धति को हम क्या बोलेंगे, अतःक्रिया विश्लेषण। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर वैज्ञानिक है तो ये भी वैज्ञानिक है, कि दोनों में कहीं ना कहीं समानता है, दोनों में ही ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दोनों में ही क्रिया और व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है, और निरीक्षण होने के बाद हम उसको अंकन करके उसको समझ रहे हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि अतःक्रिया विश्लेषण एक ऐसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि अतःक्रिया जो विश्लेषण है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों की जाती है अतःक्रिया विश्लेषण। तो अतःक्रिया जो विश्लेषण है उसका पहला काम है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक के शैक्षणिक व्यवहार एवं अतःक्रिया को जानना, समझना एवं उससे संबंधित अभिलेख तैयार करना। अभिलेख को रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको क्या पढ़ाया और क्या आपने मुझसे आंसर किए, क्या आपके मार्क्स आए, तो उन सबके रिकॉर्ड रखना अतःक्रिया इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लस शैक्षणिक कार्य व्यवहार एवं अतःक्रिया का शिक्षार्थियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना तथा आंकड़े एकत्र करना, ठीक है। इससे हम क्या सकते हैं, डेटा एकत्र कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि शिक्षक के शैक्षणिक व्यवहार को सुधार युक्त बनाने के लिए उसकी त्रुटियों को दूर करने हेतु व्यवहारों के लिए परामर्श देना, ठीक है। मान लीजिए मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, मेरी जो मिस्टेक्स हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के लिए आप लोग जैसे एडवाइस देते हैं, तो उस एडवाइस को समझने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। और फोर्थ है यहाँ पे शिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु निदानात्मक परीक्षण देने हेतु भी शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए भी हमें अतःक्रिया विश्लेषण का उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की समस्या को समझते हैं, उसके समाधान के लिए निदानात्मक शिक्षण करते हैं, जिसमें हम उसको रीटीच करते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वो किससे संबंधित हैं, अतःक्रिया विश्लेषण से। अब इसी अतःक्रिया के आधार पर एक पर्सन हुए हैं जिनका नाम था फ्लैंडर, पूरा फुल नाम था इनका नेड ए फ्लैंडर। सो नेड ए फ्लैंडर एक पर्सन है जिन्होंने अपना एक अतःक्रिया विश्लेषण का पद्धति दी है खुद की, उसको अतःक्रिया प्रणाली जो दी है वो फ्लैंडर की अतःक्रिया प्रणाली कहलाती है। इसको इन्होंने दिया था 1959 में। इसमें उन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाले अतःक्रियात्मक व्यवहार को मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो भी बच्चे और टीचर आपस में जो बात करते हैं वो हम 3 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। सो गाइस, जो फ्लैंडर का अतःक्रिया विश्लेषण है ये वर्बल बिहेवियर के ऊपर है, कि जो क्लास में जो आपका शाब्दिक व्यवहार किया जाता है, वर्बल बिहेवियर, बच्चे को जो भी हम वर्बली बोलकर जो भी बताते हैं, लिख के या बोल के, जिसमें शब्द होते हैं बेसिकली, उसके बारे में है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो भी टीचर और बच्चे के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम 3 भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं। नंबर पहला है यहाँ पे शिक्षक का कथन, यानी कि
टीचर क्या कह रहा है, जिसको टीचर टॉक बोलते हैं। दूसरा शिक्षार्थी कथन, यानी कि स्टूडेंट क्या कह रहा है। और दूसरा है कि पॉज, जिसमें कंफ्यूजन आता है, विभ्रम आता है। मौन, जिसको कुछ भी बोलिए, कि दोनों के बीच में मौन कितनी देर रहा। ठीक है, तो पहला है हमारा शिक्षक का कथन। तो शिक्षक का जो कथन है वो अप्रत्यक्ष कथन हो सकता है या फिर प्रत्यक्ष कथन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अप्रत्यक्ष कथन होते हैं, इनडायरेक्ट जो होते हैं, उसमें क्या आता है, पहला शिक्षार्थी की भावनाओं को स्वीकृति देना, दूसरा है बच्चे को प्रोत्साहित करना, तीसरा है विचारों को स्वीकृति देना, और चौथा है प्रश्न पूछना। प्रत्यक्ष कथन भाषण देना, निर्देश देना या फिर आलोचना करना, ये प्रत्यक्ष में आते हैं। 8 नंबर पे इसमें आता है शिक्षक को उत्तर देना। बच्चे क्या अनुक्रिया देते हैं उसको हम शिक्षार्थी कथन बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे आता है शिक्षक द्वारा छात्रों द्वारा पहल करना, यानी कि बच्चे उन टीचर से क्या पूछते हैं। सो टीचर जो भी स्टूडेंट जो बोलता है, यानी कि जो स्टूडेंट का कथन होता है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा हुआ है। मतलब 2 तरह से होता है कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और किस तरह से बच्चे स्टार्ट करते हैं, पहल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, तो आप मुझसे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मैम आप क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, तो ये आपकी तरफ से क्या है, पहल हो गई है ना। या फिर जैसे क्लास स्टार्ट हुई और क्लास स्टार्ट करने में आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो 7 कैटेगरी हैं वो तो किसकी हैं, टीचर की हैं। यानी कि किसी भी क्लासरूम में हम 7 कैटेगरी में बांटते हैं, जो भी टीचर कह रहा है, और 1 कैटेगरी में हम बांटते हैं जो स्टूडेंट कह रहा है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं स्टूडेंट को, कि एक वो क्या पहल करता है और एक वो किस तरह से चीज़ों के उत्तर देता है। और नंबर 10 पे आता है विभ्रम। विभ्रम मतलब है कि कक्षा की व्यवस्था को शोर या शांति या जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आती हैं 10 नंबर पे। तो इनको पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, तो आपको ये नंबर भी ध्यान रखने हैं कि 10 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे क्या है, 8 नंबर पे क्या है, ठीक है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5, 6, 7 पे क्या क्या है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि जो हम टेबल बनाएंगे, जो टैबुलेशन करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो उस टैबुलेशन में हमें समझना होगा कि जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 मैंने लिख दिया सिर्फ नंबर 1, तो नंबर 1 अगर लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि नंबर 1 टीचर टॉक से रिलेटेड है, शिक्षक का कथन है। और शिक्षक कथन में भी किससे, कौन सी कैटेगरी से, अप्रत्यक्ष से, जिसमें शिक्षक बच्चे की भावनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये है फ्लेंडर की अतःक्रिया के स्वरूप में 3 वर्गों में सर्वप्रथम हमने विभाजित कर लिया। इसको भी आपको लर्न करना है। सो ये 3 कैटेगरी क्लियरली आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे 1 से लेके 10 तक, तब तक आपको आगे टैबुलेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे बहुत आसान है। मौन में क्या होता है कि चुपचाप जिसमें रहते हैं, या जिसमें शोर या कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन में, तो विभ्रम है या फिर कंफ्यूजन है या फिर चुपचाप है, साइलेंस हो गया, पॉज हो गया। दूसरा है शिक्षक वाले में तो आपको 7 कैटेगरी हैं, लेकिन स्टूडेंट में सिर्फ 2 ही हैं। एक तो बच्चा कैसे उत्तर दे रहा है और एक बच्चा कैसे पहल कर रहा है। ठीक है, बस अब आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपको ये 7 में तो इतना आपको याद हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आपके सामने टेबल आएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये 7 कैटेगरीज टीचर टॉक से रिलेटेड है। तो इन 3 को भी अगर याद कर लेंगे तो ये वाली इनको देखकर फिर आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 याद कर लीजिएगा तब तक। अच्छा, अब देखते हैं कि जो शिक्षक का कथन है, जिसको ITT बोलते हैं, इनडायरेक्ट टीचर टॉक। ठीक है, तो ITT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टीचर, यानी कि अप्रत्यक्ष शिक्षक कथन। इसमें बच्चे शिक्षार्थी की भावनाओं की स्वीकृति प्रथम वर्ग में कक्षागत परिस्थितियों में अतिक्रिया करते समय शिक्षक द्वारा अपने शिक्षार्थियों के मनोभावों को जितना महत्व दिया जा रहा है उसे अंकन किया जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, छात्रों के ज्ञान को महत्व देना। जैसे मान लीजिए हमने अब यहाँ पे क्या किया कि मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ कि कोई टीचर किसी क्लास में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो अब मैंने एक कॉलम बना लिया कि ITT। तो ITT में क्या है कि बच्चे के साथ जो टीचर का कथन है इनडायरेक्ट, उसमें नंबर 1, तो नंबर 1 में मैं इसको मार्क्स दूंगी उसी के अकॉर्डिंग कि बच्चे की फीलिंग्स को इस टीचर ने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी या कितना इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में टीचर कितना प्रोत्साहित कर रहा है, थर्ड में हमें देखेंगे कि कितना स्वीकृति है उसके आइडिया को, चौथे में प्रश्न पूछना है। ठीक है,
शिक्षार्थी विषयगत प्रश्न पूछता है और छात्रों को यहाँ पे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष कथन, ठीक है, डायरेक्ट टॉक जिसको DTT बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं भाषण देते हैं, निर्देश देते हैं या आलोचना करते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे को जो भी पढ़ाना है, ठीक है, स्पष्ट सूचनाएं बताते हैं। तो इसमें एकदम स्पष्ट रहता है, निर्देश देते हैं, इसी बच्चे को कोई गलत कर रहा है, गलत पढ़ रहा है तो उसको टोकते हैं। तो ये जो सारा टॉक है वो किस में आता है, इनडायरेक्ट वर्ग में आता है। तो अब मुझे अगर इसका विश्लेषण करना है तो विश्लेषण करने के लिए मैं ये देखूंगी कि किसका यहाँ पे क्या रोल है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो आता है आपका शिक्षार्थी का कथन। शिक्षार्थी का कथन से संबंधित है यहाँ की जो बच्चे ने क्या किया। तो बच्चा यहाँ पे दो ही काम कर रहा है, 8 और 9 कैटेगरी है इसका। 8 में बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है और कैसे स्वैप क्रम बोलते हैं इनिशिएशन, यानी कैसे वो पहल कर रहा है कि किसी भी क्लास में वो अपने विचारों को कैसे, अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए, चीज़ों के लिए पहल करता है, ठीक है। तो इसको फ्लेंडर ने 8वीं और 9वीं कैटेगरी में रखा है और 10वीं कैटेगरी में इन्होंने द्वंदात्मक परिस्थिति को रखा है, जिसमें विभ्रम आता है, संशय, संकटग्रस्त, उपद्रवग्रस्त, शोरग्रस्त, उलझनपूर्ण स्थिति। ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं वो कौन से नंबर पे आती हैं, 10। अब मान लीजिए कि इसको अंकन कैसे करना है, ठीक है, यहीं का समझ लीजिए, आगे टेबल भी बनाया वैसे, कि जैसे मान लीजिए एक टीचर है जो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो आपको पता है कि अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो उसकी में कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा रखी जाएगी, उसके में 10वें नंबर की कैटेगरी बार बार आएगी। जैसे पहला है कि क्लास कैसी चल रही है, तो हमने उसे नंबर 10 दे दिया। तो 10 का नंबर क्या है कि उसकी क्लास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, ठीक है। अगर मैंने और दूसरी क्लास है उसके में नंबर 1 कैटेगरी है कि क्लास कैसी चल रही है और हमने उसको नंबर दे दिया 8। तो 8 का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट टॉक है या हमने उसे नंबर दे दिया 8 और 9। तो इसका मतलब है वो क्लास बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट अपनी जिज्ञासा को पूरी कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अंकन करते हैं। तो अब अगर मैं नंबर 10 बोलूँ कि कोई क्लास है जिसको मैं नंबर 10 देना चाहती हूँ एनालिसिस करके, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि क्लास में साइलेंस और पॉज ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। नंबर 1 का मतलब है कि स्टूडेंट, नंबर 1 से लेकर 7 तक का मतलब है कि वहाँ पर टीचर का इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, और 8 और 9 का मतलब है स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब अच्छा कौन सा होगा, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षार्थी केंद्रित है, तो 8 और 9 को हम ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो इसी के आधार पे फिर हम इसकी टेबल बना के एनालिसिस करते हैं। तो इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 तरह के टॉक हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है, उसमें क्या होता है, किसको कम मार्क्स देंगे, किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो इस तरह से फ्लेंडर ने अपनी 10 कैटेगरीज को बनाया है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया कि अब हम इसमें स्कोर निकालते हैं। कैसे स्कोर निकालते हैं कि सबसे पहले हमें पूरा टेबल बना ली 1 से लेके 10 तक, इधर हमने कैटेगरीज बना ली 1 से 10 तक। अब कोई क्लास है जिसमें मैंने उसको इस नंबर दे दिया 10, ठीक है, जिसमें 8 नंबर दे दिया 1 बार, 9 नंबर दे दिया 2 बार, ठीक है, 5 नंबर दे दिया 2 बार। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, जैसे DTT यानी कि डायरेक्ट टॉक कितना हो रहा है, ठीक है, PT यानी प्यूपिल टॉक कितना है, ठीक है, SC स्कोर कितना है आपका। तो इस तरह से हम स्टूडेंट का जो कैटेगरी है तो हम इनका पूरा क्या बना लेते हैं, अतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया का एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे ये इनडायरेक्ट टॉक का है कि इनडायरेक्ट टॉक कितना हुआ, ठीक है, डायरेक्ट टॉक कितना हुआ। तो इस तरह से योग जब निकल आएगा तो हम इनकी परसेंटेज निकाल के, और मौन कितना रहा है ना, साइलेंस या पॉज, ये जो साइलेंस एंड कन्फ्यूज़न का जो कैटेगरी है। तो ठीक है, 10 नंबर पे मैंने आपको बताया था कि साइलेंस एंड कन्फ्यूज़न आता है, प्यूपिल टॉक 8 और 9 नंबर पे आता है, ठीक है, और डायरेक्ट टॉक आपका 7 नंबर तक आता है। तो इस आधार पे हम शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन की अलग अलग कैटेगरीज बना के उनको नंबरिंग करते हैं। हालांकि आपको नंबरिंग करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको कैसे अंक देते हैं उसको समझते हैं। अब तालिका में अंकन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो इस तालिका में दिए गए अंकन के लिए 10 वर्गों में किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना है, इसका स्पष्ट ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने ये 10 वर्ग बनाए हैं, तो 10 वर्ग में 1 से लेके 10 में हमें किस कैटेगरी को रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कैटेगरी रख लेती हूँ नंबर 1 में कि क्लास में जो इंटरेक्शन है वो कितना हुआ,
दूसरा मैंने रख लिया कि क्लास में जो किसी भी सब्जेक्ट में कितना पढ़ाया गया, ठीक है। थर्ड में मैंने लिख लिया कि बच्चों को कितना मोटिवेट किया। फिफ्थ में मैंने फोर में लिख लिया कि बच्चों का अचीवमेंट कितना रहा। तो इस तरीके से क्या बना लेते हैं हम, वर्ग बना लेते हैं अलग अलग। और ये आपको पता ही है कि यहाँ पे जो 10 ये कैटेगरीज दी हुई हैं, ये कैटेगरीज में यहाँ 1 से लेके 7 तक आपका टीचर टॉक से रिलेटेड है, 8 और 9 आपका स्टूडेंट टॉक से रिलेटेड है, और 10 आपका यहाँ पे मौन से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम अंकन करते हैं। अब इसके लिए हम निरीक्षक की भूमिका में जो व्यक्त रहता है उसे फ्लेंडर की अतःक्रिया के बारे में विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। जैसे मेरी क्लास चल रही है और मेरी क्लास को आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो पहला तो एनालिसिस ये होता है कि मैम की क्लास बहुत अच्छी है या मैम की क्लास खराब है। ये तो आपने अपने आधार पे बोल दिया, लेकिन अगर आप फ्लेंडर का यूज़ करेंगे अतःक्रिया विश्लेषण, तो आपको पहले इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसका चार्ट बना लेना चाहिए। अब अंकन करते समय क्लास में आपको देखना पड़ेगा कि जो शैक्षणिक प्रक्रिया चल रही है वो 20 मिनट तक आप देखिए, और 400 आवृत्तियों में हमें अंकन करना है। 400 आवृत्तियों का मतलब है यहाँ पे हम हर 3 सेकेंड बाद उसमें कुछ न कुछ अंकन करेंगे। यानी कि हर 3 सेकेंड बाद 3 सेकेंड बाद क्या हुआ, हर 3 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, उसके आधार पे हम अंकन करते जाएंगे। तो इसमें निरीक्षक को 3 सेकेंड में कम समय में कम से कम एक वर्ग को आवश्यक रूप से चिन्हित करने की बाध्यता होती है, नहीं तो अन्य प्रविष्टियां खाली रह सकती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इतना बड़ा ये कॉलम है, अगर आपको हर 3 सेकेंड में आप इसको अंकन नहीं करेंगे, मतलब बाध्यता है आपको कि आपको पूरा का पूरा फिल करना है, तो 20 मिनट की क्लास होगी, तो इसमें आपको हर बार कम से कम क्लास में 3 सेकेंड बाद यहाँ पे आपको चिन्ह लगाने हैं। अब इसके लिए हम कोडिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए जब आपने ये अंकन कर लिया, अंकन करने के बाद अब कोडिंग करेंगे, यानी कि हम इस टेबल को छोटे रूप में अब कोड करके लिख रहे हैं। तो अगर शिक्षक ने सवाल पूछा तो हम उसे 4 डाल देते हैं, व्याख्यान देते हैं तो 5 डालते हैं, उत्तर देते हैं तो 8 डालते हैं। ठीक है, छात्र की प्रशंसा करते हैं तो 2 डालते हैं, शिक्षक बैठने को कहता है तो 6 डालते हैं, और हर 3 सेकंड में यहाँ पे हम उच्च श्रेणी की संख्या को लिखते जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि कोडिंग के रूप में इसको लिखते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी बताई थी, ये वही हैं। जैसे 8 नंबर पे मैंने बताया था कि बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, 8 और 9 नंबर बच्चे से रिलेटेड था, और 1 से लेके 7 तक टीचर टॉक से रिलेटेड था। तो ये वही सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम कोडिंग कर लेते हैं। अब कोडिंग को बाद में क्या किया जाता है, डिकोडिंग किया जाता है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल सीरीज है, तो सीरीज में जैसे 5 नंबर डाला, तो 5 नंबर के लिए हमें पता होना चाहिए कि 5 नंबर पे हमारा क्या था। ठीक है, तो 5 नंबर ये आपको याद कर, जब आपको याद हो जाएंगे तो आपको इस टेबल को समझने में बहुत आसानी होगी। अब 5 नंबर पे था लेक्चरिंग, 6 नंबर पे था गिविंग डायरेक्शन। तो हमने 5 नंबर पे ध्यान रख लिया कि बच्चे को लेक्चर देना या डायरेक्शन देना 5 और 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर पे है कि ओरिजिनल सीरीज में कितना नंबर था, यहाँ पे 5 नंबर था। अब उसी 5 नंबर को हमने क्या देखा कि युग्म बनाने के लिए, अब इसको, तो यहाँ पे हम इनको सीरीज में पेयरिंग करके, और फिर हम जो भी पेयर्स आते हैं उसके आधार पे हम यहाँ पे 1 पेयर में कितने आए, 2 पेयर में कितने आए, 3 पेयर में कितने आए, तो हम जो पेयरिंग के लिए सीरीज बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनको लिखते जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब मैंने कहा कि फिफ्थ, तो 5th नंबर पे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो 10 नंबर आ रहा है और एक 6 नंबर आ रहा है। ठीक है, 7th में 2nd आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बना के हम उसकी डिकोडिंग कर लेते हैं। अब जब हमने एक बार गाइस टेबल बना ली, तो टेबल बनाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम परिमाणात्मक रूप से, यानी कि हम उसको लिख भी मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सबसे पहला था शिक्षक का कथन। अब जो टीचर टॉक है, यानी कि किसी भी क्लास में टीचर का जो टॉक है वो 1 से लेके 7 तक था। ठीक है, तो इसकी आवृत्तियां कितनी हैं, आवृत्तियों का मतलब होता है कि जो 7 नंबर पे जो कैटेगरी है जिसमें आलोचना करना था, ठीक है, तो आलोचना शिक्षक ने कितनी बार की है। अगर उसने 1 बार की है तो हमने 1 बार लिख दिया। ठीक है, आप 2 बार की है तो 2 बार लिख दिया, 3 बार की है तो 3 बार लिख दिया, 4 बार की है तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, और फिर 8।
अगर किसी क्लास में 7 नंबर 8 बार आया है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख के उसकी आवृत्तियों को ऐसे करके लिख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 कितने टाइम आया है। तो इस तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं, और काउंट करके टोटल कितना आया उससे डिवाइड करने के बाद अगर परसेंटेज निकालना है, मैंने कहा था ना एंड में टेबल में परसेंटेज निकाल सकती है, तो उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अप्रत्यक्ष कथन कितनी बार है, प्रत्यक्ष कितनी बार, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अनुपात कितना है, छात्र कथन कितना है। तो छात्र कथन में आपको पता है कि सिर्फ 2 नंबर थे, 8 और 9, तो उन दोनों को जोड़ देंगे और कितनी बच्चे ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा। तो 8 नंबर पे क्या था कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 9 पे पहल कितनी बार कर रहा है, तो और कुल आवृत्तियां कितनी आई टोटल। तो टोटल पूरी जितनी आवृत्तियां उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से मौन कितने बार आया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक टेबल के द्वारा पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल तरीके से हम फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब जैसे ये है कि अगर आप फ्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी क्लास में एक से ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं तो उन सभी को लिखना है, ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ दें, ठीक है। अगर कोई भी घटना है जिसमें बदलाव नहीं आ रहा है तो हम उसी को दोबारा पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 नंबर पे एक छात्र है, क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो जितने बार भी पूछ रहा है हम उसको उतनी बार लिखेंगे, तो पुनरावृत्ति करते जाएंगे, ठीक है। अगर असमंजस हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या मार्क्स दें, तो हम 5 वर्ग को लिख देंगे, ठीक है। 9वें नंबर पे असमंजसपूर्ण स्थिति हो तो दूसरे वर्ग को ही अंकन करना चाहिए, ठीक है। 8 में असमंजस है तो 9 डाल सकते हैं, 9 में असमंजस है तो 8 डाल सकते हैं, ठीक है। और मौन की स्थिति 3 सेकंड से अधिक होने पे उसे 10 वर्ग में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कभी चुप हो गई, तो अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा है तभी हम उसको नोट डाउन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जो भी निरीक्षण कर रहा है उसको पक्षपातपूर्ण होना चाहिए, पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए, और एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ से उसे स्पष्ट सब कुछ दिख रहा हो। दूसरा है कि इसके लिए ज्ञात होने वाले तथ्य क्या क्या आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि निरीक्षण तालिका से क्या तथ्य ज्ञात होते हैं। निरीक्षण तालिका से हमें ये ज्ञात होता है कि कक्षा में शिक्षक ने शिक्षण के दौरान छात्रों को बोलने का कितना अवसर प्रदान किया, ठीक है। मान लीजिए जो आपके पास अंक आए हैं, अगर उसमें 8 और 9 का बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि टीचर ने बच्चों को खूब बोलने दिया। दूसरा है कि पूरी की पूरी जो शैक्षणिक प्रक्रिया है वो कितने समय तक प्रत्यक्ष कथन या व्यवहार, उसमें कितना व्यवहार किया गया है, ठीक है। कितनी बार टीचर ने प्रत्यक्ष बात की है, कितनी बार उसको अप्रत्यक्ष दिया है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट टीचर ने बार बार प्रयोग किए हैं। दूसरा है कि पाठ्य विषय वस्तु का विकास करने में शिक्षक का शिक्षार्थी का सहयोग कितना रहा है, ठीक है। तो टीचर कितना मोटिवेट कर रहा है, कितना स्टूडेंट से सहयोग ले रहा है। एंड कक्षा जो शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी कितने समय तक मौन की स्थिति में रहे हैं। तो जो कक्षा में 10 वाला अंक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉज साइलेंस था, अगर वो अंक बार बार 10 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉज से रिलेटेड। एंड शिक्षक के विभिन्न व्यवहारों का अनुपात क्या है हम ये भी जान सकते हैं। एंड इससे हम जनतांत्रिक और एकाधिकारवादी शैक्षणिक व्यवहार के बीच में अंतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा टीचर है जिसके में बार बार 10 नंबर आ रहा है, बार बार 1 से लेकर 5 तक नंबर आ रहे हैं, पर 8 और 9 एक बार भी नहीं है। तो किसी के में अगर 8 और 9 नहीं है तो वो एक जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक शिक्षक नहीं है, यानी कि वो बच्चों की बात नहीं सुनता है। वहीं अगर एक अधिकारवादी होगा तो 1 से लेकर 7 तक के नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो ये निरीक्षण तालिका को देख के हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं। तो नियमों से तात्पर्य यहाँ पे है कि जब आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है उनको फ्लेंडर की समझ में नहीं आया हो, है ना, अब उनको अप्लाई करना है। तो पहला बात ये है कि हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो 1 से लेके 10 तक नंबर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें 10 तक नंबर करना है तो बीच का नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब बीच का नंबर यहाँ पे 5 है। अब हमें जब व्यवहार स्पष्ट ना हो तो 5वीं श्रेणी से दूर वाली श्रेणी का अंकन होना चाहिए। तो 5 से दूर क्या है, 4, 3 या 2, तो सबसे दूर यहाँ पे क्या है, 2 या 1 है, ठीक है। तो अगर हमें 5 या जब निश्चित नहीं होता है तो ये हम 2 या 3 में से किसी को 2 को अंकन करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 10 से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे 7 या 8 को अंकन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई परिवर्तन टीचर ने नहीं किया है तो जो निरीक्षण कर रहा है उसको भी परिवर्तन नहीं करना है, और जो दृष्टिकोण है निरीक्षणकर्ता का वो नेचुरल होना चाहिए।
यदि 3 सेकंड में से एक से ज़्यादा श्रेणियाँ सक्रिय हैं तो सबका रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम 3 सेकंड में एक एक आवृत्ति डाल रहे हैं तो हमें सभी को यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये 3 सेकंड से ज़्यादा का मौन हो तो श्रेणी 10 का रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि अध्यापक छात्र को नाम से पुकारे तो 4 में होगा और सही उत्तर दोहराने पर श्रेणी 2 में आएगा। अध्यापक द्वारा छात्र के विचार सुनने पर श्रेणी 2 आएगी। यदि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी बात करे तो 9वीं तथा 8वीं श्रेणी के बीच में 10वीं श्रेणी लिखी जानी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, ठीक है। एक तो बनाया है टीचर टॉक, दूसरा स्टूडेंट टॉक और तीसरा बनाया हमने लास्ट में पॉज। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है तो इसे हम किस श्रेणी में रखें हैं, ठीक है। तो इसे हम 9 या 8वीं के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 9 और 8 के बीच में होगा 8.5 रख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से ओके का मतलब होता है 2 से। और निरीक्षण में शब्दों की अपेक्षा परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हम शब्द क्या बोले गए हैं यहाँ से ज़्यादा हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ परिस्थिति है। नियम नंबर 12 में क्या आता है कि अध्यापक अगर मजाक कर रहा है तो हम उसे श्रेणी 2 में रखेंगे और बच्चों का मजाक अगर उड़ा रहा है तो उसे श्रेणी 7 में रखेंगे। सभी छात्रों की सम्मिलित उत्तर को हम श्रेणी 8 में रखते हैं। सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स किया तो हमको इसमें रखेंगे, उसको 8 में रखेंगे। इसके बाद है परिणामों की गुणात्मक व्याख्या करना। जो भी परिणाम आए हैं उनको कैसे हम क्वालिटेटिव फॉर्म में बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मॉडल का, इंस्ट्रक्शन मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 प्रवाह चार्ट जिसमें फ्लो में चीज़ों को बताते जाते हैं, ठीक है, या फिर डायग्राम बना के या फिर इंस्ट्रक्शन मॉडल बना के हम इसकी गुणात्मक व्याख्या कर सकते हैं। इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये कक्षा शिक्षण की वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय ढंग से अध्ययन करती है, ठीक है। ये साइंटिफिक है तो ये वस्तुनिष्ठ भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, इसमें रिलायबिलिटी भी है। ये प्रतिपुष्टि की व्यवस्था, इसमें प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, इसमें फीडबैक होता है, ठीक है। ये शिक्षक व्यवहार से प्रारूप तथा प्रभाव के निर्धारण से सहायता मिलती है। इससे हमें हेल्प मिलती है कि टीचिंग का जो बिहेवियर है उसका प्रवाह यानी कि फ्लो किस तरफ है। दूसरा है कि इसमें हम शिक्षक का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक की कुशलता को बढ़ाया जा सकता है तथा इस अतिक्रिया विश्लेषण के माध्यम से कक्षा का सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार का निरीक्षण भी किया जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या होती हैं? ये प्रणाली केवल शाब्दिक अतिक्रिया का ही निरीक्षण करती है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, एक सीमा है, ये अशाब्दिक का नहीं करती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो गैलोवे का है, इसके बाद किसका आया, गैलोवे का सिस्टम आया। तो गैलोवे ने ना दोनों को ले लिया, शाब्दिक को भी और अशाब्दिक को, इस कमी को दूर करते हुए, ठीक है। इसके साथ साथ ये शाब्दिक है, सिर्फ इस प्रणाली में शिक्षक की महत्वता अधिक समझी गई है और शिक्षार्थी को कम महत्व दिया गया। तो उसका कारण क्या है कि 8 और 9 सिर्फ 2 ही कैटेगरी स्टूडेंट को दी गई हैं, उसके 60 कैटेगरी टीचर को दी गई हैं। तो इसमें टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को कम इंपॉर्टेंस दी गई। इस प्रणाली में 10 वर्गों की तालिका बनाना और अंकन करना बड़ा ही तकनीकी पूर्ण कार्य किसी के प्रशिक्षित व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। कुल मिला के मैंने आपको 2 बार पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए तो आप बहुत मुश्किल से इसको बना के अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कैसा है, थोड़ा सा तकनीकी है और इसमें अंकन करना, उसका एनालिसिस करना, उसको निकालना हर कोई नहीं कर सकता। बहुत कम ही लोग समझे होंगे जो इसको एक्चुअली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये थे आपके फ्लैंडर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम गैलोवे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम लाइव क्लास में सॉल्व कर लें, लेकिन 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको कम से कम आपका बेस तैयार हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।